और बात होगी बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात है वहां पर कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और यही वजह है कि पूर्व जज अपने ही देश को छोड़ करके वहां से चले जाना चाहते हैं। आपको ये पूर्व जज की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्होंने भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन उन्हें बांग्लादेश पुलिस फोर्स के द्वारा रोक दिया गया। ये दो तस्वीरें देखिए कि कट्टरपंथियों ने आखिरकार किस तरीके से कोहराम मचाया हुआ है, पूरे देश को, बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया है। हिंदुओं के मकानों को, दुकानों को, मंदिरों को, बाजारों को जलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ पूर्व जज भी इससे अछूते नहीं रहे। सड़कों पर उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, मारकाट, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। उस बांग्लादेश की जहां 5 अगस्त को तख्ता पलट के साथ ही कट्टरवाद हावी हो गया, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा, घरों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी की गई, मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने पर कार्यवाहक पीएम के तौर पर यूनुस खान बेअसर नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों को रोकने में नाकाम दिख रहे हैं, ना उनसे मुल्क संभल रहा है और ना ही अपने वादे पर खरे उतर रहे हैं। मुल्क में कट्टरवाद ऐसा फैला हुआ है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को भी नहीं बख्शा जा रहा। यही वजह है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शमसुद्दीन चौधरी माणिक अपने देश में नहीं रहना चाहते। आरोप है कि बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शमसुद्दीन चौधरी माणिक भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी सीमा रक्षकों ने भारत की सीमा के पास से उन्हें हिरासत में ले लिया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ बदसलूकी हो रही है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, जबरन घरों से भगाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ऐसा नरसंहार मचाया है कि कोई भी बांग्लादेश में रहना नहीं चाहता। सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे देश के लोग भी जल्द से जल्द बांग्लादेश से निकलना चाहते हैं। वहां के हालात बेकाबू हो चले हैं और मुल्क अस्थिर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा उपद्रवियों ने किस तरीके से हंगामा किया और फिर डरे हुए सहमे हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन अब प्राकृतिक आपदा ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पानी के बीच फंसी कितनी जिंदगियां और कितनी ही सांसें थम गई। तस्वीरें बांग्लादेश की हैं जहां देश के पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ कहर बनकर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। ढाका में भी पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ में कई इमारतें पानी में डूब गई तो कुछ बिल्डिंग की छत तक पानी पहुंच गया। तेजी से बढ़ते पानी के कारण आजीविका, घर और फसलें नष्ट हो गई हैं। कई लोग बिजली, भोजन और पानी के बिना रह रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए बांग्लादेश सेना ने प्रभावित इलाकों तक राहत सामग्री और सूखा भोजन पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश बंद हो गई है, लेकिन बाढ़ से फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हर मुल्क से भीख मांग करके अपने देश में आतंक को पनाह दी, हथियार खरीदे, अब उन्हीं के लिए वो मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में आतंकवाद के लिए कुख्यात आतंकिस्तान अब गृह युद्ध की राह पर चल रहा है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, दुनिया भर से भीख मांगकर उन्हें फंड दिया, जनता के हित के पैसों से उनके लिए हथियार खरीदे, अब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए काल बन गए हैं। हालात ये है कि बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है तो कभी पुलिस के जवानों पर गोलीबारी। पाकिस्तान ने आज बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगाई, अब वो आग कराची से होते हुए पंजाब प्रांत तक पहुंच चुकी है, जिसकी एक झलक आज रहीम यार खान जिले में दिखी। यहाँ कुछ हथियारबंद लोगों ने पुलिस अफसरों पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस अफसरों की गाड़ियों पर जमकर गोलीबारी हुई। घटना के दौरान पाकिस्तान पुलिस के करीब 12 जवान मारे गए, जबकि 8 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों में एक अफसर के हालात काफी क्रिटिकल बताए गए हैं। बहुत बड़ा सान्या हुआ है जी।
12 शहादतें हमारी और 7-8 लोग जख्मी हैं। उसमें आपने सारों की हालत देख ली है। एक हमारा क्रिटिकल है, बाकी है माशाल्लाह स्टेबल हैं अभी। और डीपीओ साहब, एएसपी साहब अभी वहाँ पे कच्चे के इलाके में है। पाक पुलिस फोर्स पर हुए हमले से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी सहित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान पाकिस्तान के नेताओं ने इस घटना की निंदा की, लेकिन अब इस निंदा का फायदा क्या है, क्योंकि पाकिस्तान वही फसल काट रहा है जिसे उसके पूर्वजों ने बोई थी। पाकिस्तान अब उसी जाल में फंस गया है जिसे उसने अपने पड़ोसी देशों को फंसाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए मदद की, लेकिन जब तालिबान सत्ता में आया तो उसने पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। टीटीपी ने पाकिस्तान के पैरेलल अपनी सरकार का ऐलान कर रखा है। उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों पर पाक सेना के बढ़ते जुल्म से बगावत बढ़ गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान अब गृह युद्ध की राह पर बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बार फिर से यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ग्रीक जहाज को निशाना बनाया है और हमला किया है। इस बात की पुष्टि अमेरिका ने की है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया। यह जहाज ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर ग्रीस की कंपनी का है। यमन के विद्रोही गुट हूती ने दावा किया है कि उसने लाल सागर में एक जहाज को निशाना बनाया। हूती के प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा कि जहाज ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर पर लाल सागर में हमला किया गया। दरअसल गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में हूती विद्रोही अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं। हूती का कहना है कि यह जहाज उन कंपनियों के थे जिन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने हमले की पुष्टि की। अमेरिकी सेना ने कहा कि ग्रीस स्वामित्व वाले ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर जहाज पर हूती ने ड्रोन से अटैक किया। हूती यमन का विद्रोही गुट है। ये समूह पिछले साल नवंबर से शिपिंग लेन में ड्रोन और मिसाइल हमलों से जहाजों को नुकसान पहुंचा रहा है। हूती का कहना है कि ये हमले इजराइल के युद्ध के खिलाफ फिलिस्तीनियों के एक साथ एकजुटता दिखाने के लिए है। और सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, जिनकी जान को खतरा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान खुद कह रहे हैं। दरअसल अमेरिकी मीडिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जान को खतरा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा खुद क्राउन प्रिंस का है। जी हाँ, अमेरिकी मीडिया सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है। अब सवाल ये कि आखिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की जान कौन लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है और क्यों एमबीएस ने हत्या की आशंका जताई है। दरअसल अमेरिकी मीडिया सूत्रों का हवाला है कि अमेरिकी सांसदों के साथ एक बैठक में क्राउन प्रिंस ने खुद ये दावा किया कि अगर सऊदी इजराइल के साथ सामान्यकरण समझौता करता है और उसमें फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की बात शामिल नहीं होगी तो उनकी हत्या की जा सकती है। एमबीएस को डर है कि कहीं उनकी भी दुर्दशा मिस्र के पूर्व नेता अनवर सादात की तरह न हो जाए। दरअसल 1981 में इजराइल के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद अनवर सादात की चरमपंथियों ने निर्मम हत्या कर दी थी और यही डर अब सऊदी के क्राउन प्रिंस को सता रहा है। हालांकि हत्या के खतरे के बावजूद एमबीएस कथित तौर पर अमेरिका और इजराइल के साथ समझौते को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि इजराइल के साथ समझौता सऊदी अरब के भविष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि बदले में अमेरिका सऊदी को सुरक्षा की गारंटी, हथियारों की सप्लाई, साथ ही अमेरिका सऊदी को नागरिक परमाणु प्रोग्राम शुरू करने में भी मदद कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।